दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल बयान दिया है कि 20 लाख रोजगार के दावे को लेकर के सरकार पूरी तरीके से तैयार है और अपने वादे पर कायम है। यानी कि तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये तय है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने के लिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से एक साथ मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कह दिया है कि 20 लाख लोगों के रोजगार के वादे पर हम कायम हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है। जिनको विश्वास नहीं हो रहा है वे कुछ दिन रुकें, फिर देखें कि सरकार 20 लाख रोजगार के वादे को पूरा करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और ये अवश्य किया जाएगा, यानी कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा ही जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में एनडीए से संबंध तोड़ करके आरजेडी की महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद जदयू भले ही ये दावे करती हो कि उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन धीरे धीरे पार्टी में नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के नाराजगी अब सामने आने लगी है, जिसमें आज जदयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ने की घोषणा की है। इस संबंध में उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। निखिल मंडल जदयू के उन प्रवक्ताओं में शामिल है जो किसी भी विषय पर जदयू का पक्ष खुल करके मीडिया के सामने रखते हैं। 31 जनवरी 2016 से लगातार वे इस पद पर बने रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे पार्टी में चल रही गतिविधियों को लेकर के नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि अपने प्रवक्ता पद से अपने इस्तीफा को लेकर के उनका कहना है कि ये फैसला उन्होंने निजी कारणों से लिया है, लेकिन पार्टी के लोगों का कहना है कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी के साथ सरकार बनाए जाने को लेकर के पार्टी में एक वर्ग नाराज है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला गलत है और जनता के साथ एक प्रकार का धोखा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि निखिल मंडल के बाद पार्टी के और कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जो पार्टी से अलग होने की तैयारी में है, यानी कि जदयू छोड़ने की तैयारी में है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान की 12वीं किस्त इस महीने कभी भी जारी की जा सकती है। ई-केवाईसी और गांव-गांव हो रहे सत्यापन की वजह से देर हो रही है। ऐसा लगता है कि इस बार सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है उन्हें 12वीं या फिर अगस्त नवंबर की किस्त नहीं मिलेगी। यहाँ पीएम किसान पोर्टल पर पहले ई-केवाईसी की लास्ट डेट 31 अगस्त 2022 की थी। अब ये डेट की बाध्यता खत्म हो गई है। पोर्टल के जरिए अब कहा जा रहा है कि ई-केवाईसी पीएम किसान के रजिस्टर्ड लोगों के लिए अनिवार्य है। जहाँ OTP बेस्ड ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या फिर आप अपने नजदीकी CSC सेंटर से बायोमेट्रिक अधिकारी की ई-केवाईसी करने के लिए संपर्क करें। तो अगर आप भी अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो फिर आप अभी अपना फ़ोन उठाइए और अपना फ़ोन से अभी आप ई-केवाईसी पूरा कीजिए। ई-केवाईसी करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं और वो तरीका आपको एक वीडियो में मिलेगा और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जहाँ आप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे ऊपर में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए और फिर आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध पर अब एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार की पुलिस को भी फेल बता दिया है। उन्होंने कई मामलों को उठाते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि जहां पुलिस ही विफल हो उस राज्य में जनता राज कैसे हो सकता है। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि नीतीश कुमार जी सरकार में बिहार की पुलिस हर दिन नाकामी की एक नई मिसाल पेश कर रही है और सुशासन बाबू की पुलिस ना फरार पूर्व मंत्री को पकड़ पाती है और न ही हाजीपुर में हुई कांड के आरोपियों को पकड़ पाती है। नीतीश जी जिस राज्य में पुलिस ही विफल हो उस राज्य में जनता राज कैसे हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में निकाय चुनाव की रणभेदी बच चुकी है। यहाँ 2 चरणों में शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान कराए जाएंगी। जब पहले चरण में 10 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, जबकि दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जब बिहार में पहली बार निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए जनता सीधे तौर पर वोट करेगी। इसके साथ ही चुनाव को लेकर के कई और बदलाव हुए हैं। मसलन 2 से ज़्यादा संतान वाले नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक वैसे उम्मीदवार जिनके 2 से ज़्यादा संतान है वे अपने
बच्चों को दूसरे को गोद देकर भी नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। नगर पालिका चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को यह स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी रूप से गोद लेने के बाद भी वे व्यक्ति उस बच्चे के पिता मूल रूप से कहे जाएंगे जो बायोलॉजिकल है। वह व्यक्ति बच्चों का बायोलॉजिकल पिता नहीं होगा जिसने कानूनी रूप से दूसरे के बच्चे को गोद लिया है। या वहीं वह व्यक्ति जिन्होंने अपने 2 बच्चे के अलावा तीसरे बच्चे को गोद लिया है वे निकाय चुनाव लड़ने के लिए योग्य होंगे, क्योंकि वे तीसरे बच्चे के वे बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। जी हाँ, जहां 2 से ज़्यादा बच्चे के पिता निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, वहीं जुड़वा बच्चे से जुड़े मामले के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर किसी प्रत्याशी को पहले एक संतान है, बाद में अगर उसे जुड़वा संतान होता है तो वह माता पिता बनता है कि उसे चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन कोई प्रत्याशी जो पहले से जुड़वा बच्चे के माँ बाप हैं, इसके बाद वह तीसरे बच्चे का माता पिता बन जाता है तो फिर उसे चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य ऐप जो आपको बिल्कुल भी फ्री में कॉल करने की इजाज़त देता हो, जल्द ही आपको भुगतान करने के लिए कह सकता है। यानी कि आप व्हाट्सएप से अगर किसी को कॉल करते हैं, वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल करते हैं तो फ्री में भी करते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अब कुछ दिन बाद आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल करेंगे तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। जैसे कि आप सिंपल तरीके से मोबाइल नंबर दर्ज करके कॉल करते हैं तो उसके लिए चार्ज देना होता है, तो सेम टू सेम आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल करने के लिए भी चार्ज देना होगा। जी हाँ, द इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट्स के आधार पर दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI से इंटरनेट आधारित कॉल को विनियमित करने के बाद के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा है। दूरसंचार ऑपरेटर और सेवा प्रदाताओं की ओर से पूरे उद्योग के लिए सेम सर्विस सेम रूल्स के सिद्धांत पर विचार करने का दबाव बना रहा है। अगर सरकार इनकी बातों को मान लेता है तो फिर अब आपको ईमो, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, अब किसी भी ऐप के जरिए अगर आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करते हैं तो फिर आपको उसके लिए चार्ज देना होगा जो अभी तक फ्री है। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख करके लोग हैरान हैं। हैरान इसीलिए है कि वीडियो में पुलिस वाले भी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वायरल वीडियो सीवान की जीरादेही थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक बाइक पर बलिया से दरोली दारू सप्लाई थोक एवं खुदरा विक्रेता का बोर्ड लगा करके घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हद तो ये हो गई कि वह पुलिस वाले के पास से गुजरता है, लोग उसका वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन युवक बेखौफ मुस्कुराते हुए बाइक से चला जाता है। जहाँ अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी जरूर हो रही है। बहरहाल एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। जी हाँ, वायरल वीडियो 2-3 महीने पहले महावीर मेले के दौरान का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि केडीबी लाइव नहीं करता है। मेरवा एवं जीरादेही महावीर मेला में एक युवक अपनी बाइक पर एक काले रंग की नाव लगा करके और उस पर शराब बिक्री वाली बात लिख करके महावीर मेले में खुलेआम पुलिस के सामने से गुजरता है। वीडियो में दिख रहा है कि अजीबोगरीब डिजाइन वाली बाइक से युवक गुजर रहा है। काले रंग की डिजाइन वाली नाव को ऐसे लगाया गया था कि बाइक नज़र नहीं आ रही है, केवल उसका पहिया दिख रहा था। जहाँ सड़क के दोनों ओर खड़े लोग कौतूहल वश उसका वीडियो बनाते हुए दिख रहे थे। जैसे ही नाव रूपी बाइक करीब आता है तो उसके दोनों ओर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी बातें लोगों को हैरान कर देती है। जब बाइक पर बनी नाव के दोनों ओर लिखा था कि बलिया से दरोली, नीचे लिखा था दारू सप्लाई और फिर थोक एवं खुदरा विक्रेता लिखा हुआ था। इस पर शराब की बोतल की तस्वीर भी बनी थी। पास में खड़े पुलिस वाले भी इसे देखते हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। युवक वहीं से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि जहानाबाद शहर में एक रेस्टोरेंट में 11 लड़कियां और 12 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापेमारी की, वहां से 11 लड़कियां और 12 लड़कों को पुलिस ने आपत्तिजनक हालात में पकड़ा है। सभी अलग अलग कमरे में बंद थे। जहां होटल के कैश काउंटर से 4500 रुपये भी पुलिस ने जब्त किए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस 2 दिन से होटल की रेकी कर रही थी। तो सोमवार को सत्येंद्र सिंह के शिव शक्ति रेस्ट हाउस और आलोक के ओमकारा रेस्ट हाउस में 11 लड़कियां और 12 लड़कों को आपत्तिजनक हालात में पुलिस ने पकड़ा है। जब पुलिस की भनक लगते ही दोनों रेस्ट हाउस के कर्मचारी भाग खड़े हुए। युवक युवतियों के मिलने के बाद दोनों रेस्ट हाउस के सभी कमरे सील कर दिए जा रहे हैं। नगर थाने की पुलिस सभी पकड़े गए लड़के और लड़कियों को थाने ले आई, जहां उनका सत्यापन किया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। जब कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह भी इन दिनों बगावती तेवर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बता दी है। दरअसल आरसीपी सिंह अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान आरा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जदयू के कितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को एकजुट कर लूंगा और नीतीश कुमार के खिलाफ काम करूंगा। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में इनको इनकी हैसियत पता चल जाएगी। उन्होंने कहा है कि जब मैं आईएएस था तब नीतीश कुमार रोड पर घूमते थे, या उनकी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है। दोस्तों बिहार के सीवान में हिंदू मुस्लिम के बीच झड़प मामले में 8 साल के बच्चे को जेल भेजने के बाद से एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इस मामले की निंदा की है। ओवैसी ने कहा है कि 8 साल के रिजवान और 70 साल के यासीन कैद है। जब लालू प्रसाद ने 1990 में आडवाणी को गिरफ्तार करके गेस्ट हाउस भेजा था, इस एहसान को चुकाने के लिए भला मुसलमानों को कितनी नस्लों की कुर्बानी देनी होगी। आपको बता दूं कि सीवान के बरहड़िया पुरानी बाजार में गुरुवार की देर शाम महावीरी मेला जुलूस के दौरान जम करके दोनों तरफ से पत्थरबाजी किए गए थे, जिसके बाद वहां का माहौल खराब हो गया था। पत्थरबाजी के बाद दूसरे पक्ष के द्वारा किसी व्यक्ति की गुमटी को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा और 70 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी पुलिस पर भड़क गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब बिहार में भी पशुओं के बीच तेजी से लंपी वायरस गायों में फैल रहा है। हालांकि इसकी तादाद बिहार में अभी कम है, लेकिन खतरा बरकरार है। इन सब के बीच सवाल उठा है कि क्या लंपी वायरस से संक्रमित गाय के दूध में भी संक्रमण होता है, जो इंसानों के शरीर में जाकर के उन्हें भी बीमार कर सकता है। तो बात करते हैं कि आखिर ये लंपी वायरस क्या है। तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी कि GAVI के अनुसार लंपी वायरस गाय और भैंस में होने वाली बीमारी है। ये एक तरह की स्किन डिजीज है जो वायरस के कारण होता है। इसे कॉपरी पॉक्स वायरस के नाम से भी जाना जाता है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि ये वायरस अपना बिहेवियर भी चेंज कर सकता है। यह संभव हो कि आगे चलकर के ये वायरस इंसानों में फैल जाए, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब पशु चिकित्सकों की माने तो इसके लिए किसी तरह की एंटीवायरस दवा उपलब्ध नहीं है। इसे फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है संक्रमित गाय भैंस को कम से कम 28 दिन के लिए आइसोलेट करना। इस दौरान उसके लक्षणों का इलाज होते रहना चाहिए। इस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए पशुओं को गॉट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने लंपी के लिए लंपी प्रोवेक IND नाम से एक नई स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। इसे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR की हिसार और बरेली यूनिट ने विकसित किया है। इस संक्रमण से बचाव ही एकमात्र उपाय है। जहाँ बचाव के लिए आप कच्चे दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर गाय से आप दूध लेकर आते हैं तो फिर उसको कच्चे बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। बीमार गाय का दूध का सेवन करने से बिल्कुल बचें। दूध को कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरीके से उबालें। किसी भी हालात में कच्चा दूध नहीं पिएं। बीमार पशुओं से दूरी बनाए हुए रखें। लंपी वायरस के लक्षण के बारे में बात किया जाए तो गाय या फिर भैंस को तेज बुखार आता है, शरीर पर गांठ हो जाता है। जब गाय या भैंस को अगर ये बीमारी हो जाता है तो उसका खाना पीना कम हो जाता है, यानी कि खाया पिया उसको बिल्कुल भी नहीं जाता है। तेजी से उसका वजन कम होता है। जब दूध देने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। लंपी वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद संस्थान बिहार पटना नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर 061222226049 जारी किया गया है। इस रोग से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो ऐसे में अगर आपकी भी गाय या फिर भैंस में इस तरह की लक्षण दिखे या फिर रोग हैं तो फिर आप मेरे बताए गए प्रक्रिया को फॉलो कीजिए और सुरक्षित रहें। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आगामी 23 और 24 सितंबर को अमित शाह सीमांचल में रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अमित शाह के दौरे से पहले बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। जब गिरिराज सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के मदरसा तक पर जम करके बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अमित शाह के बिहार आने से बहुत लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई है। जब देश में विपक्षी एकता के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जहां चाहे जाएं, उसे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जब बीजेपी
बीजेपी से अलग हुए तो फिर बार बार हल्ला कर रहे थे कि केसीआर का फ़ोन आया है, लेकिन जब केसीआर पटना आए तो फिर मुख्यमंत्री को उठक बैठक कराने लगे। सीएम दिल्ली जाकर के सभी दलों के नेताओं से मुलाकात करके आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के नेता होंगे। नीतीश कुमार से देश और राज्य की जनता जानना चाहती है कि इतने वर्षों तक साथ रहने के बावजूद भी आखिर क्या कारण हुआ है कि बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में चले गए। वहीं उन्होंने एक बार फिर से बिहार में मदरसों के सर्वे की मांग उठाई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर सरकार किसी एक वर्ग को सिर्फ वोट बैंक मानती है तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामाजिक और ज्ञान के दृष्टिकोण से बिहार में भी मदरसों का सर्वे कराने की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत और भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बिहार बांग्लादेश नेपाल के सीमा पर है। ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर इतने मदरसे खुले हैं, क्या वे सरकारी मान्यता के तहत खुले हैं, वहाँ पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ऐसे में बिहार में भी यूपी की तर्ज पर मदरसों के सर्वे होना चाहिए। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, तभी तो इतने दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिना काम किए कैसे बने रहते, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चंदन सिंह का है। नवादा के सांसद ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। इनके कार्यों पर फिलहाल कोई कमेंट करना उचित नहीं है। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिश्ते पर भी अपनी बात रखी है। सीएम नीतीश कुमार पर सांसद ने कहा है कि वे हमारे राज्य के सीएम हैं, उनसे आज भी बात होती है अपने राज्य की समस्या के लिए उनसे, नहीं तो फिर क्या यूपी के सीएम से बात करेंगे। जनता की बातें आती है तो फिर सीएम और पीएम के पास जाते रहते हैं। चंदन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, अच्छा काम किए, तभी तो इतने वर्षों से इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले तक तो वे बीजेपी के साथ ही थे ना। नई सरकार को कुछ वक्त देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए। काम काज समझने में अभी तो समय लगता है। दोस्तों बात करते हैं कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर के उनका परिवार जितना चिंतित है उतना ही चिंतित पूरा बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री है। और उनके दोस्तों के अलावा उन्हें चाहने वाले भी काफ़ी चिंतित है। लोग उनके लिए हर दिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द ठीक होकर के अपनों के बीच दोबारा लौट सके। डॉक्टर की पूरी टीम उन्हें ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि उन्हें 32 दिन बीत जाने के बाद भी होश नहीं आया है। राजू श्रीवास्तव एम्स के आईसीयू वार्ड में लंबे समय से भर्ती हैं, जब वह 32 दिनों बाद भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने कई बार वेंटिलेटर को पूरी तरीके से हटा देने पर विचार भी किया है, लेकिन राजू श्रीवास्तव की सेहत को देखते हुए उन्होंने फैसला टाल दिया है। हाँ, 1-2 बार कुछ समय के लिए वेंटिलेटर को हटाया गया था, लेकिन सेहत में सुधार ना होता देख करके डॉक्टर्स ने फिर से उन्हें वेंटिलेटर लगा दिया है। राजू श्रीवास्तव को अब तक अस्पताल में भर्ती हुए 32 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन उन्हें होश अब तक नहीं आया है। बीच में उनकी सेहत से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई थी कि उन्हें होश आ गया है, जिसके बाद लोग बेहद खुश हो गए थे, लेकिन ये लगता है कि महज एक अफवाह निकली। हालांकि राजू श्रीवास्तव की सेहत पर डॉक्टर्स लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। राजू का ब्रेन फंक्शन नहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से वे अब तक होश में नहीं आ पाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की जो नियोजन इकाइयां छूट गई थी उनके अंतिम चरण में ज्वाइनिंग लेटर बांटने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इसके बावजूद भी यहां कई शिक्षक अभ्यर्थी निराश रहे हैं। दरअसल अंतिम चरण के कार्यक्रम में जिन नियोजन इकाइयों में प्रक्रिया चल रही थी, आरंभिक सूचना के मुताबिक वहां 300 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया है। आपको बता दूं कि 6वें चरण के तहत 1,22,000 शिक्षक पदों में से लगभग 79,000 खाली रह गए हैं। इसमें प्रारंभिक के 49,000 पदों के अलावा हाई स्कूल +2 के तकरीबन 30,000 पद शामिल है। बताया जाता है कि नियोजन प्रक्रिया लंबे समय तक चलने के कारण कई योग्य शिक्षक नौकरी की उम्मीद खो बैठे हैं और दूसरे कामों में लग गए हैं। यही वजह है कि विभाग को इतने कम शिक्षक मिल पाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत नेपाल सीमा पर भारतीय और नेपाली नोटों की तस्करी खूब होती है। यह नोट बदलने का ये धंधा अवैध रूप से चलता है। इसमें पूरा गिरोह काम कर रहा है। यह बिहार के सीतामढ़ी में 41 लाख की नेपाली और भारतीय करेंसी के साथ पकड़े गए 2 धंधेबाजों ने पूछताछ में कुछ ऐसे ही जानकारी दी है। जब पुलिस इस पूरे गिरोह के बारे में पता लगा रही है। जब बिहार के सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ में 7 सितंबर को नेपाल के महोत्तरी जिले के जलेश्वर थाना के अंतर्गत खैरा गांव निवासी कृष्णा शाह को 10,93,000 नेपाली करेंसी के साथ पकड़ा गया था। जब उसकी निशानदेही पर भिट्टा मोड़ में कृष्ण मोबाइल सर्विस सेंटर नामक दुकान में छापेमारी करके 11,96,000 नेपाली और 17,90,000 भारतीय रुपये बरामद हुए थे। पूछताछ में कृष्णा ने बताया
रहे हैं कि वे हर दिन भारतीय करेंसी भारत में और नेपाली करेंसी नेपाल में बदलने के लिए ले जाता है। इससे पहले अप्रैल में बैरगानिया से सटे नेपाल और गैर बॉर्डर पर 14 लाख रुपए नेपाली पुलिस ने पकड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी आगामी 10 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगा। जब पार्टी की कमान अभी लालू प्रसाद यादव के हाथों में है, जबकि तेजस्वी यादव अभी नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं अब आने वाले समय में आरजेडी की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाएगी, इसका फैसला होना है। यह चर्चा में अभी 2 नाम ही है जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं। एक तो खुद लालू प्रसाद यादव, तो दूसरे बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। सन 1997 में जब आरजेडी की स्थापना हुई थी, तब से पार्टी की बागडोर लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही रही है। लालू यादव आरजेडी में सर्वमान्य नेता है और शुरू से ही निर्विरोध चुने जाते रहे हैं। जब उनकी एक खासियत ये रही है कि वे कभी भी पार्टी में बगावती सुर को उठने नहीं दिए और उठा भी तो उसे अपने लेवल से ही दबा करके रख दिए। जब उनकी बात को संगठन में सभी मानते हैं, लेकिन गिरती सेहत को लेकर के अब आशंका बढ़ी है। लालू यादव की सेहत अब पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर है। जब वे पटना में ही है और चलते फिरते भी नजर आते हैं। बात पार्टी की करे तो फिर उम्मीदवारों के चयन से लेकर के सरकार में भूमिका तक लालू यादव से ही पूछताछ आज भी होता है। जब वे बीमार रहे तो तेजस्वी यादव और अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली जाकर के उनसे राय लेते। यूं तो आरजेडी का चेहरा और नेतृत्व अब तेजस्वी यादव हैं, लेकिन लालू यादव की सुधरी सेहत को देख करके ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव के ही हाथों में फिलहाल पार्टी की बागडोर रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के मन से कानून का डर हटता जा रहा है और इसे लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। जब विपक्षी पार्टी भाजपा जहां जंगल राज फिर से आने का आरोप लगा रही है, तो फिर वहीं अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर के लोग हैरान है। दरअसल गंगवार ने कहा है कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 31 दिसंबर तक 2,70,402 अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जब वहीं करीब 30,000 वाहन जब्त होने की उम्मीद है। एडीजीपी जितेंद्र सिंह रविवार को पुलिस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को नकारते हुए एडीजी ने कहा है कि साल 2020 में बिहार में कुल 1,72,187 गिरफ्तारियां हुई थी। एडीजी ने कहा है कि इस साल 2020 की तुलना में 57 तथा साल 2021 की तुलना में लगभग 37% अधिक अपराधी पकड़े गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार हैसियत पूछते हैं, वो ये जान ले कि उनकी हैसियत मेरी हैसियत और देश के एक नागरिक की हैसियत बराबर है। जहाँ इस संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपकी यानी कि नीतीश कुमार की पैरवी से आईएएस नहीं बना हूँ। जिस समय मैं आईएएस बना उस समय आप सड़क पर घूम रहे थे। एक सवाल पर बिहार में जातीय समीकरण को देखा जाता है। इस वक्त नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव है, या कांग्रेस और लेफ्ट भी साथ है, तो फिर लग रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार मोदी को धूल चटा देंगे, ये सवाल है। इस पर आरसीपी सिंह ने कहा है कि सवाल ही नहीं उठता है। इनके साथ कौन से जाति के लोग हैं, किस जाति के लोगों को उन्होंने ठगा नहीं है, किसको उन्होंने आज तक सम्मान दिया है। दिल्ली गए थे, घूम रहे थे, शरद पवार के बारे में क्या क्या कहते थे, लेकिन के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। इन पर कौन भरोसा करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार कल खत्म हो गया। सीएम नीतीश कुमार फरियादों की शिकायत सुनकर के अफसरों को निर्देश दिए। अररिया से आए एक फरियादी ने सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि हमारे यहाँ कला भवन नहीं बना है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को तुरंत फ़ोन लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग के सचिव को फ़ोन लगा करके कहा है कि अररिया से आए हैं, जहाँ वहाँ कला भवन नहीं बना है, देख लीजिए सब कुछ किया हुआ है, तो फिर क्यों नहीं बना है। अररिया के ही दूसरे फरियादी ने आंगनबाड़ी सेविका बहाली में शिकायत लेकर के पहुंच गए। बस क्या था, सीएम नीतीश कुमार ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को फ़ोन लगाया और कहा है कि बार बार शिकायत आ रही है, आप लोग देखिए ना। जब शिकायत आए तो फिर उसे देखेगा। बार बार सेविका बहाली के संबंध में शिकायत आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आवेदन आए तो फिर उसकी जाँच कराए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने दिल्ली दौरे से वापस पटना आए हैं। जहाँ पटना लौटते ही उन्होंने 2024 में विपक्ष की एकजुटता को लेकर के बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मामले में हम लोगों ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है, जिसको लेकर के लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी जी से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी सोनिया जी यहाँ नहीं हैं, वे जैसे ही वापस भारत आएंगी
तो दोनों नेता दिल्ली जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे और आने वाले चुनाव को लेकर के भी रणनीति तैयार करेंगे। गौरतलब है कि बीते सप्ताह ही नीतीश कुमार 3 दिवसीय नई दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार के वापस लौटने के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे। उन्होंने भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात करके विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो फिर अनुमान था कि इसकी लागत 400 करोड़ आ सकती है, लेकिन 18 महीने बाद अब इसकी लागत 1800 करोड़ रुपये आ सकती है। चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण की लागत अनुमानित है या इसमें अभी भी संशोधन हो सकता है। गौरतलब है कि रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई थी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है कि राम जन्मभूमि परिसर में हिंदू धर्म से जुड़ी महान विभूतियों और साधु संतों की प्रतिमाओं को भी स्थान दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड की विधायक बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। बीमा भारती ने हाल ही में आरोप लगाया था कि मंत्री लेसी सिंह हथियारों और जबरन वसूली में शामिल थी। जब मानहानि का नोटिस मिलने के बाद विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह के खिलाफ हमला बोला है और पूर्णिया के सरती पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की कॉपी मीडिया के सामने पेश की है। 2020 में दर्ज एफआईआर में लेसी सिंह को कथित तौर पर हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया है। मीडिया से हुई बातचीत में बीमा भारती ने कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब कुछ गलत नहीं था। मेरे पास एफआईआर के रूप में सबूत है जो दर्शाता है कि लेसी सिंह हत्या के मामले में शामिल थी। जब वे हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है, मुझे मानहानि का नोटिस भेजा गया है क्योंकि मैं अति पिछड़ी जाति से आती हूं। वह 5 करोड़ रुपए के मानहानि नोटिस के साथ दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जेडी विधायक ने लेसी सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। जदयू विधायक ने कहा है कि इस मामले में न्याय तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक लेसी सिंह को सरकार में मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी का साथ छोड़कर के सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलजुल करके नई सरकार बनाई है। इसके बाद से भाजपा लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। बिहार में क्राइम को लेकर के विपक्ष द्वारा लगातार हल्ला बोला जा रहा है। इसी दौरान आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दरभंगा में एक विवादित बयान दे दिया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर जम करके एक बार फिर से हमला बोला है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दरभंगा में कहा है कि हत्या सभी राज्यों में होती है, ये तो चलता ही रहता है। अगर आप हमारे दुश्मन हैं तो फिर हम आपकी हत्या करेंगे और हम आपके दुश्मन हैं तो फिर आप हमारी हत्या करेंगे। आरजेडी विधायक के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते बिहार सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में हत्या लीगल हो गई है क्या, ये सवाल है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि क्या इस बार बिहार सरकार को लिखित में जवाब देना चाहिए। दोस्तों, बिहार में 12 सितंबर से मकान बनाने के लिए लोगों को ईंट मिलना मुश्किल हो गया है। दरअसल पटना ईंट निर्माता संघ 12 सितंबर से कामकाज बंद करके अपना विरोध जता रहा है। जहां संघ से जुड़े सभी ईंट निर्माता 12 से 17 सितंबर तक कहीं भी ईंट की खरीद बिक्री और निर्माण कार्य नहीं होगा। संघ की मांग है कि सरकार जीएसटी में बढ़ोतरी को कम करे। इसके अलावा कोयला की समस्या और कई दूसरी मांगों के समर्थन में ये धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई निदान नहीं निकलने के बाद अब ईंट की खरीद बिक्री बंद करने को मजबूर हो गए हैं। आखिर मामला पूरा क्या है, तो चलिए बात करते हैं कि आपको बता दें कि पटना ईंट निर्माता संघ पिछले कई दिनों से अपनी मांग के समर्थन में जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन का आयोजन अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ और बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर किया गया। इनकी मांग है कि जीएसटी में बढ़ोतरी वापस लिया जाए। इसके अलावा कोयला के अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाया जाए और ईंट का सरकारी दर में बढ़ोतरी की जाए। सरकारी कार्यों में लाल ईंट का प्रतिबंध खत्म किया जाए और जल प्लावित मोइना या फिर तालाब, नहर और नदियों के गाद की निकासी के लिए ईंट निर्माताओं को मिट्टी उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों का आह्वान किया है कि वे कृषि उत्पादकों की मार्केटिंग और उसके निर्यात के लिए अपनी खुद की कंपनियां बनाएं। नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वहां कदम रख सकती है जहां किसान किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकता है। वे अपने एग्रो विजन फाउंडेशन और सरकारी निकाय कृषि और
प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक संपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा कि 50 से 100 किसानों को कृषि उपज कंपनी बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि वे अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेच सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समूह अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भूमि अधिग्रहण के चक्कर में करीब 45 परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसमें कुछ प्रमुख NH एवं सड़क से जुड़े हुए 32, रेल से जुड़ी 10 और 5 से 6 अन्य योजनाएं शामिल है। अन्य प्रमुख योजना में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, SSB के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, गंगा जल उद्योग योजना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। यह जमीन अधिग्रहण की रफ्तार को तेज करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी संबंधित जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर, बांका समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार आज 13 और 14 सितंबर को बिहार के गया, नवादा, नालंदा, भागलपुर, बांका, भभुआ, रोहतास और जमुई में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। या वहीं इन जिलों में 1 या फिर 2 स्थान पर वज्रपात भी हो सकता है। आपको बता दें कि आज 13 सितंबर को दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में कुछ स्थानों पर वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है ताकि वज्रपात से लोगों को कोई भी नुकसान न हो। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों तक बिहार में मानसून का सिस्टम एक्टिव रहेगा, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भागलपुर, बांका, नवादा, नालंदा समेत कई जिलों के किसानों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण स्तर पर सूखे का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। यह दरअसल बिहार के कई जिलों में बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। यह किसानों की खेत पड़ती पड़ी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रभावित जिलों के प्रखंड, पंचायत एवं गाँव स्तर पर जल्द ही सुखाड़ की स्थिति का आकलन करने को कहा गया है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद हवाई सर्वेक्षण से भागलपुर, बांका, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और समस्तीपुर जिले का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने किसानों को सहायता देने की बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी प्रभावित जिलों के प्रखंड, पंचायत एवं गांव स्तर तक शीघ्र सुखाड़ की स्थिति का ठीक से आकलन कराएं और किसानों को सहायता करें ताकि उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत 11 जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बिहार के अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर दिन इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार भारत में पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी करती है, जिसके कारण यहाँ हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। जी हाँ, बिहार के अलग अलग जिलों में आज पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी किया गया है। आप इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपने शहर में मिल रहे पेट्रोल डीजल के दाम को जान सकते हैं और इसकी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के तहत पटना के सभी पंचायतों में पार्क, जिम, बास्केटबॉल मैदान बनाए जाएंगे। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार के दरभंगा और पूर्णिया के कुछ प्रखंडों में पार्क, जिम, बास्केट मैदान आदि बनाए गए हैं। अब पटना जिले के हर प्रखंड और पंचायत में इसे बनाया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में पटना के 23 प्रखंड में एक पार्क, ओपन जिम और बास्केटबॉल मैदान बनाए जाएंगे। इसके बाद पटना के सभी पंचायतों में भी इस सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के तेजी के साथ तैयारी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत 38 जिलों में छत पर सोलर प्लेट लगाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाएगा। अगर आप अपने घर की छत पर सोलर प्लेट लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सरकार ने बिहार सोलर
प्लेट अनुदान योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत लोगों को घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है। आप चाहे तो फिर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत अगर आप घर की छत पर 3 kV का सोलर प्लांट लगाने वाले हैं तो फिर आपको 65% अनुदान मिलेगा, यानी कि 100% में 65 रुपया सरकार देगा, आपको 35 रुपये आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 3 kV से ज़्यादा का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिर आपको 45% का अनुदान सरकार की तरफ से प्राप्त होगा। अगर आप इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ज़रूरी नियम है। नियम यह है कि आवेदक को बिहार का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए, वही बिजली का पूरा बिल जमा होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बिजली का बिल भरना बाकी है तो फिर ऐसे व्यक्ति का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि खिलाड़ियों और राजनेताओं सहित जीवन के अलग अलग क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दी गई 1200 से भी अधिक वस्तुओं की नीलामी 17 सितंबर से की जाएगी और इससे होने वाले आय नमामि गंगे मिशन में जाएगी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक आदित्य गडनायक ने कहा है कि नीलामी वेब पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी और ये नीलामी 2 अक्टूबर को समाप्त होगी, जहां उपहार प्रदर्शित किए जाते हैं। साथ ही भारत की समृद्धि, संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उपहारों की एक विस्तार से श्रृंखला की नीलामी की जानी है। यह उपहारों का आधार मूल्य 100 रुपये से 10 लाख रुपये तक है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।